हेलो, गुड इवनिंग, शुभ संध्या मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2020 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रथम प्रश्न पत्र शिफ्ट सेकंड व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। परीक्षा की तिथि 30 सितंबर 2020। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज हम लोग शिफ्ट सेकंड 30 सितंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। वर्ष 2009 और 2019 में विभिन्न भारतीय शहरों में अवस्थित आईटी कंपनियों में रोजगार रिक्त के वितरण प्रतिशत के आंकड़े नीचे सारणी में प्रदत्त किए गए हैं। वर्ष 2009 में रिक्त की कुल संख्या 5.4 लाख थी और 2019 में यह 8.6 लाख थी। सारणी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। शहरवार योजना रिक्ति, रोजगार रिक्ति, यह है शहर और यह है रोजगार रिक्ति का परसेंट 2009 और 2019 में। क्वेश्चन नंबर 1, बेंगलोर शहर में वर्ष 2019 और 2009 में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, संख्या के मध्य अंतर कितना है। तो हमें संख्या के मध्य अंतर निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि इसकी संख्या कितनी है। तो हम पहुंचते हैं बेंगलोर। यहाँ पर 2009 में 15 और 2019 में 22% है। तो परसेंटेज को पहले संख्या में परिवर्तित करेंगे, इसके बाद हम लोग अंतर निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। देखिए, बेंगलोर शहर में वर्ष 2009 में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या आपने देखा 15 है 2009 में। फिर से देख लीजिए, 2009 में 15 है और 2019 में 22% है, 22%। तो इस परसेंट है इसलिए बाई 100 इंटू 5,40,000। यह कहाँ से आया? तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 5.4 लाख और 2019 में कितना है? 8.6 लाख। तो इसी से इंटू करेंगे। 2009 वाले में 5.4 लाख से और 2019 वाले में 8.6 लाख से इंटू करने पर हमारा जो संख्या प्राप्त होता है 81,000 और यहाँ 1,89,200। इसको माइनस करने पर 1,80,200। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2009 और 2019 में हैदराबाद शहर में उपलब्ध रिक्तियों की औसत संख्या कितनी है? औसत संख्या पूछा है यहाँ पर, तो हम लोग फिर वही काम करेंगे। अब माइनस करने के बजाय दोनों का औसत ज्ञात कर लेंगे। देखिए, यह है हैदराबाद। हैदराबाद 2009 में 10% और 2019 में 8% है। यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस, और यह आता है 54,000 और यहाँ पर जब 8% का निकालेंगे 8.6 लाख से, तो यह आता है 68,800। और अभिष्ट औसत निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि n = 2 होगा नंबर की संख्या। यह आएगा 61,400। आइए ऑप्शन देखते हैं। यह 41 है, 58 है, 42 है, सारे ऑप्शन गलत हैं और ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 61,400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2009 में चेन्नई शहर में और मुंबई में वर्ष 2019 में उपलब्ध रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो 2009 में चेन्नई और 2019 में मुंबई। देखिए, 2009 में चेन्नई 8% और
2019 में मुंबई में 2019, तो यह है मुंबई और इसका हमें लेना है 2019। यह है 8% और यह है 18%। अब आइए इसका रिक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करते हैं। चेन्नई में 2009 में, मुंबई 2019 में कुल रिक्तियां, इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर वही प्रोसेस जो हम लोग पीछे से लगाते चले आ रहे हैं और जितना प्राप्त होता है उसे ऐड कर देंगे तो वो 1.98 लाख आंसर आता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यदि वर्ष 2019 में पुणे में रिक्तियों की संख्या 48,000 है और प्रतिशत वितरण जैसा सारणी में दिया गया है के अनुसार है, तो वर्ष 2019 में एनसीआर में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या कितनी है? आइए देखते हैं एनसीआर में कितनी है। 2019 में पुणे शहर में उपलब्ध रिक्तियां प्रतिशत में 48,000 है, यानी 6% इक्वल टू 48,000 और 1% इक्वल टू 8,000। तो 20% का हम लोग निकाल लेंगे तो 1.6 लाख आता है, जो कि 2019 में एनसीआर में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या 1.6 लाख थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2009 से 2019 में हैदराबाद शहर में उपलब्ध रिक्तियों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है? 21.8%, 23.23%, 26.23%, 27.41%। देखते हैं आइए। वर्ष 2009 में हैदराबाद शहर में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या 10% थी, तो इसका इंटू कर लेंगे 54,000 से, तो आता है 5.4 लाख से, तो आता है 54,000। और 2019 में हैदराबाद शहर में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या 8% थी, तो 2019 का है इसलिए हम लोग 8.6 लाख से इंटू करेंगे और यह आता है 68,800। अब वृद्धि ज्ञात करने के लिए हम लोग माइनस कर लेंगे, इसके बाद आता है 14,800। हैदराबाद शहर में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या में वृद्धि परसेंट ज्ञात करने के लिए 14,800 बाई 54,000 इंटू 100 कर लेंगे, यह आएगा 27.41%। 27.41%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधि की प्रबलता होती है? स्वायत्त विकास स्तर, विमर्शी स्तर, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, स्मृति स्तर। शिक्षण के स्मृति स्तर में संरचना, निर्देश और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। शिक्षण के स्मृति स्तर के प्रमुख प्रवर्तक हर्बर्ट थे। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रथम चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शिक्षक की सक्षमता को वर्णित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से उसके क्षमता, कर सकता हूँ, कर सकती हूँ घटक का निर्माण करते हैं? ऑप्शन देखिए। शिक्षण कार्य करने में आत्मविश्वास, पढ़ाए जाने वाले विषय का ज्ञान, अधिगम कार्य के विश्लेषण की दक्षता, अधिगम कार्य से जुड़ी परिस्थितियों को संभालने का अनुभव, शिक्षण अधिगम कार्य आयोजित करने की प्रतिबद्धता। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन केवल 2, 3, 4,
केवल 1 2 3, केवल 1 3 4, केवल 3 4 और 5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, केवल 2 3 और 4। पढ़ाए जाने वाले विषय का ज्ञान, अधिगम कार्य के विश्लेषण की दक्षता और अधिगम कार्य से जुड़ी परिस्थितियों को संभालने का अनुभव आदि किसी शिक्षक की क्षमता को वर्णित करने हेतु उसके घटक क्षमता घटक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विमर्शी स्तर शिक्षण और अधिगम सफल होते हैं तो विद्यार्थियों में निम्नलिखित गुण उभर कर सामने आते हैं। सूचना के धारण हेतु सुदृढ़ तार्किक आधार, सामान्य प्रकृति की परखी हुई व्यापक अंतर्दृष्टि, सूचनाओं में एक दृढ़ संबंधगत ढांचा, समस्याओं को विकसित करने एवं उन्हें स्वयं समाधान करने की अभिवृद्ध क्षमता, किसी तथ्य का संबंध जानना और उसे साधन के रूप में प्रयोग करना। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4, केवल 4 और 5। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, केवल 2 और 4। जब विमर्शी स्तर शिक्षण और अधिगम सफल होते हैं तो विद्यार्थियों में समान प्रकृति की परखी गई व्यापक अंतर्दृष्टि तथा समस्याओं को विकसित करने एवं उन्हें स्वयं समाधान करने की अभिवृत्त क्षमता जैसे गुण उभर कर सामने आते हैं। विमर्शी स्तर शिक्षण का सर्वोच्च स्तर होता है। स्मृति स्तर तथा बोध स्तर दोनों इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। विमर्शी स्तर के प्रमुख प्रस्तावक हंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका विवरण वर्णन करता है? शिक्षक व्यवहार जिसमें शिक्षक छात्र वार्ता शामिल है, परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है, अधिगमकर्ता व्यवहार जिसमें व्यक्तित्व के गुण शामिल हैं, विषय वस्तु जिसमें विषय की तार्किक संरचना शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है, शिक्षण का प्रतिमान अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षण का व्यवहार भी शामिल है का विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन देखिए, अधिकतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। कथन 2, विशिष्ट अनुक्रिया आधारित परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार और गुणों की माप करने हेतु तैयार किए जाते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दोनों कथन सही हैं। निष्पादन परीक्षण से आशय उन प्रतियों से है जो परीक्षार्थियों की क्षमता और ज्ञान की ऊपरी सीमा का आकलन करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुक्रिया आधारित परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार और गुणों की माप करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त होगी? ऐतिहासिक विधि, वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, कार्योत्तर विधि। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कार्योत्तर विधि। यह क्वेश्चन न जाने कितनी बार रिवाइज हो चुका है, रिपीट हो चुका है। उपर्युक्त संदर्भ में कार्योत्तर शोध विधि उपयोगी होगी। यह सामाजिक विज्ञान में प्रयोग लाई जाती है, किसी घटना के संदर्भ में आयोजित की जाती है,
इस शोध के चरों पर प्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता। काफी लंबे समय के बाद यह शोध ऐतिहासिक शोध में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित है? प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में नैसर्गिक परिस्थितियां, नियंत्रित परिस्थितियों में प्रदत्त संकलन, मात्र परिणाम के बजाय प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना, संबंधों को स्थापित करने और परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करना, सहभागी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना। ऑप्शन देखिए, केवल 1 2 3, केवल 1 3 4, केवल 1 3 5, केवल 2 3 4, केवल 3 4 और 5। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, केवल 1 3 और 5। गुणात्मक शोध में चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण होता है। यह आगमन विधि का रूप माना जाता है। इसके गुण निम्न हैं। प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में नैसर्गिक परिस्थितियां, मात्र परिणाम के बजाय प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना, सहभागी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तम शोध प्राकल्पना के गुणों की पहचान कीजिए। इंद्रियानुभविक परीक्षण योग्य, चरों को परिभाषित करने में अवधारणात्मक स्पष्टता, प्रतिपादित संबंधों की सत्याभासिता, शोधकर्ता के स्रोतों के संदर्भ में पहुंच होना, इसकी अकाट्यता की सीमा। सही विकल्पों का चयन कीजिए। केवल 2 3 और 4, केवल 1 2 और 4, केवल 3 4 और 5, केवल 1 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, केवल 1 2 और 3। स्रोत प्राकथन किसी तथ्य के संदर्भ में अनुमान होता है। इसे पूर्व चिंतन भी कहते हैं। इसके गुण निम्न हैं। इंद्रियानुभविक परीक्षण योग्य, चरों को परिभाषित करने में अवधारणात्मक स्पष्टता, इसकी अकाट्यता की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई शोधार्थी अपना शोध प्रबंध लिखते समय शोध के विभिन्न चरणों में आईसीटी का प्रयोग करता करती है। वह परिणामों का निर्वचन करने में अवधारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराता या ठहराती है और इसके लिए विशिष्ट आईसीटी युक्तियों को जिम्मेदार मानता या मानती है। इसको कहा जाएगा तकनीकी अक्षमता, शोध डिजाइन की अपर्याप्तता, नैतिक और नीति विषयक कमी, मानवीय त्रुटि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, तकनीकी अक्षमता। आईसीटी का प्रयोग किसी शोधार्थी से उसके शोध के दौरान कई प्रकार की सहायता प्रदान करती है। यह त्रुटियों को कम करने में सहायक है। कोई शोधार्थी अपने शोध परिणामों अवधारणात्मक त्रुटियों के लिए आईसीटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसे मात्र तकनीकी अक्षमता कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 1, क्रियात्मक अनुसंधान चक्रीय होता है क्योंकि इसमें योजना, क्रिया, पर्यवेक्षण, विचारण का चक्र शामिल होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोजन चरों के बीच कारणात्मक संबंध की व्याख्या करने हेतु एक सिद्धांत विकसित करना होता है। सही विकल्पों का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान चक्रीय होता है क्योंकि इसमें योजना, क्रिया, पर्यवेक्षण, विचारण का चक्र शामिल होता है। सर्वप्रथम हम किसी कार्य की योजना बनाते हैं, फिर उस पर क्रिया करते हैं, फिर उसका पर्यवेक्षण करते हैं, इसके बाद उसका विचारण किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य तात्कालिक समस्याओं का निवारण खोजना है। जिस समस्या का समाधान प्रगति में है उसकी चिंतनशील समीक्षा करना है। परिवर्तन टेक्नोलॉजी और संचार संस्थाओं के कारण निम्नलिखित में से क्या घटित हो रहा है? सिस्टम एकीकरण,
सामयिक विघटन, मनोवैज्ञानिक विघटन, स्थानिक एकीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सिस्टम एकीकरण। परिवर्तन टेक्नोलॉजी और संचार समस्याओं के कारण सिस्टम एकीकरण हो रहा है। संचार का सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? बाधाओं को स्वीकारना, आयोजन, अचानक अभिव्यक्ति, मीडिया चयन, भाषा का प्रयोग। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल 1 2 4, केवल 2 4 5, केवल 3 4 5, केवल 1 4 और 5। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, केवल 2 4 और 5। संचार एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्तियों तक विभिन्न मान्य संकेतों द्वारा सूचना को प्रदान किया जाता है। संचार का सकारात्मक प्रभाव निम्न कारकों पर निर्भर करता है: आयोजन, मीडिया चयन, भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन एक को अभिकथन ए, कथन दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए देखिए, संप्रेषण की सार्वभौमिकता शिक्षा को सजीव एवं जीवंत बनाती है। तर्क आर, सांकेतिक आख्यान शिक्षण की प्रभावी विधि होने की विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतरता। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। संप्रेषण की सार्वभौमिकता शिक्षा को सजीव एवं जीवंत बनाती है। सांकेतिक आख्यान शिक्षण की प्रभावी विधि होने की विश्वसनीयता पर खरा उतरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण प्रणाली के विकास में कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। भाषा का उद्भव, गुफा चित्रकारी, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण मौखिक, मुद्रण प्रौद्योगिकी का उद्भव, दूरसंचार प्रणाली। आइए ऑप्शन देखते हैं। 1 2 3 4 5, 2 4 2 5 4 3 1, 3 4 5 1 2, 2 1 3 4 5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 2 1 3 4 5। सबसे पहले आता है संप्रेषण प्रणाली के विकास में कालक्रमानुसार अनुक्रम, गुफा चित्रकारी, इसके बाद भाषा का उद्भव, फिर अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, इसके बाद आता है मुद्रण प्रौद्योगिकी का उद्भव और सबसे लास्ट इसका अनुक्रम है दूरसंचार प्रणाली। तो यह इसका कालक्रमानुसार अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में उदाहरण है और सूची 2 में संचार के प्रकार दिए गए हैं। तो पहले हम लोग संचार के प्रकार पढ़ लेते हैं, इसके बाद उदाहरण पढ़ेंगे। क्षैतिज संप्रेषण, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, जनसंचार संप्रेषण और नेक्स्ट है ग्रुप कम्युनिकेशन यानी समूहगत संप्रेषण। राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क पर देश को संबोधित करना, चुनिंदा संख्या में शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित करना, साथी कर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत, अतीत की घटनाओं का स्मरण। ऑप्शन देखिए, ए बी सी डी। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क पर देश को संबोधित करना यह जनसंचार कहलाता है। चुनिंदा संख्या में शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित करना यह समूहगत संप्रेषण है। साथी कर्मियों के साथ औपचारिक बातचीत यह क्षैतिज संप्रेषण कहलाता है और अतीत की घटनाओं का स्मरण अंतःवैयक्तिक संप्रेषण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 1, यदि ए और बी की गतियों का अनुपात ए बी है तो समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बी रेटियो ए होगा। कथन 2, मान लीजिए दो व्यक्ति समान दिशा में क्रमशः यू मीटर पर स्क्वायर और भी मीटर पर स्क्वायर की गति से जा रहे हैं, जहां यू भी है, तो उनकी सापेक्षिक गति u प्लस भी मीटर पर सेकंड होगी। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। क्योंकि किसी भी पिंड की चाल उसके द्वारा दूरी को तय करने में लगे समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः ए और बी के चाल का अनुपात है ए रेटियो बी, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ए बाई 1/a रेटियो 1/b इक्वल टू बी रेटियो ए। अतः कथन फर्स्ट सही है। यहाँ हम जानते हैं कि जब दो पिंड अलग अलग गति से एक ही दिशा में गतिमान होते हैं तो उनकी सापेक्षिक चाल उनकी चालों में व्याप्त अंतर है। अतः यदि दो व्यक्ति एक ही दिशा में अलग अलग चाल u मीटर पर सेकंड और v मीटर पर सेकंड से गतिमान है तो सापेक्षिक चाल u भी मीटर पर सेकंड होगी। अतः कथन 2 गलत है। निम्नलिखित 3 व्यंजकों पर विचार कीजिए। 35 divided by 0.07, 25 divided by 0.0005, 136.09 divided by 43.9। ए बी और सी के सरलीकृत मान हेतु सही अवरोही क्रम क्या है? इन तीनों के मान हेतु सही अवरोही क्रम क्या है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए बी और सी का अलग अलग समीकरण मान अगर आप डिवाइड करके इसको निकालेंगे तो यह जो है कि सबसे जो बड़ा है वह ऑप्शन नंबर 2 है, इसके बाद यानी बी है, उसके बाद है सी और उसके बाद है ए और सबसे छोटा है ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं? 11, 13, 19, 21, 15। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 5, केवल 2 और 3, केवल 3 और 5, केवल 4 और 5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, केवल 4 और 5। पूछा है भाज्य संख्याएं, तो आप यहाँ देख सकते हैं 11, 13 और 19 अभाज्य संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यह तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। 21 और 15 भाज्य संख्याएं हैं। देखिए, वह प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी है तथा जिससे केवल 2 गुणनखंड जो कि 1 और वह संख्या स्वयं होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याएं
एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है भाज्य संख्या कहलाती है। अतः दिए गए आंकड़ों में 11, 13 और 19 अभाज्य संख्याएं हैं और 21, 15 भाज्य संख्याएं हैं। निम्नलिखित क्रम में से असंगत संख्या का पता लगाएं। यह क्रम दिया है, इसमें से असंगत कौन है इसका पता लगाना है। 44, 84, 164, 328। आइए पता लगाते हैं। क्रम को प्राप्त करने का नियम, संख्या इंटू 1/2 + 2। तो 64 में यही करेंगे 324 आता है, जबकि यहाँ पर 328 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बाकी 164, 84, 44, 24 और 15 बाकी सब राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता ने 25% की हानि पर 1950 रुपीज में एक मोबाइल फ़ोन बेचा। 30% के बेनिफिट पर उस मोबाइल को बेचने हेतु उसे कितनी कीमत पर बेचना होगा? 2600, 2780 रुपीज़, 3000, 3380 रुपीज़। आइए देखते हैं। माना मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य x रुपीज़ है। 25% हानि के बाद मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य x - 25x / 100। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ से करेंगे तो यह हो जाएगा 75x / 100 = 3x/4। आगे आप देख सकते हैं, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यह 2600 आने वाली है और इस पर 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर 30% प्लस, देखिए हानि के लिए माइनस और लाभ के लिए प्लस, तो x का मान रख देंगे तो यह टोटल आएगा 3380 रुपीज़। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हर्ट को SQPMJ के रूप में लिखा जाता है तो अर्थ को किस तरह लिखा जा सकता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं हर्ट को SQPMZ। उपरोक्त कूट में अर्थ का देखिए क्या कंडीशन है। E को Q, A को P, R को M, T को Z और H को S लिखा गया है। अर्थ को इसी तरह हम लोग लिखेंगे तो QPMZS लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अनुक्रम में 10KL13, 15PQ18, 19TU22 अंतिम स्थान पर क्या होगा? बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 के बाद K11 है और L 12 है। इसके बाद 13, फिर 15, 16, 17 और यह है 18। यह 19, 20, 21, 22। नेक्स्ट आंसर हमारा आने वाला है 23 का। तो 23 यह कैंसिल, इसमें है 23 के बाद 4, 5 फिर 6। यहाँ 6 होना चाहिए लेकिन यहाँ 5 लिखा है, इसलिए यह ऑप्शन कैंसिल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहाड़ी पर धुआं है क्योंकि वहाँ आग है। पहाड़ी पर धुआं है क्योंकि वहाँ आग है। इस कथन में किस प्रकार का हेत्वाभास
है। असिद्ध, असाधारण, असाधारण, व्यापत्वा सिद्ध। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। व्यापत्वा सिद्ध हेत्वाभास है। यह असंसाधित मध्य या असीधा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी गेय वस्तुएं अभिधेय हैं। बर्तन एक गेय वस्तु है, इसलिए बर्तन अभिधेय है। उपरोक्त किस प्रकार के अनुमान का उदाहरण है? केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी, शेषवत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। केवलान्वयी। जब किसी अनुमान में माध्य पद मुख्य पद से केवल सकारात्मक रूप से संबंधित होता है तब उसे केवल व्यतिरेकी कहते हैं। आयोग ने इसका उत्तर ए माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। समाचार पत्र प्रेस, कुत्ता कुत्ता घर, मुर्गी चूजा, अंधेरा लैंप, इधर है प्यास पानी, बछड़ा गाय बछड़ा, कपड़ा मील, चूहा बिल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। समाचार पत्र प्रेस और कपड़ा मिल, यह दोनों एक जैसे हैं। और इसके बाद कुत्ता और चूहा दोनों जानवर हैं। कुत्ता कुत्ता घर में रहता है, चूहा बिल में रहता है। यह दोनों संस्था हैं और यह दोनों जानवर हैं। इसके बाद है मुर्गी चूजा। तो आप यहाँ देख सकते हैं गाय बछड़ा और लैंप अंधेरा और इसका है प्यास पानी। तो आप देख सकते हैं प्रेस का कपड़ा था और कुत्ता का चूहा था, मतलब बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 3 4 2 1। देखिए दोनों सूचियों में कुछ जोड़े दिए गए हैं, उनमें कुछ समानताएं हैं, अतः समानता के आधार पर जोड़ा चुनना है। समाचार पत्र में प्रेस छपते हैं, उसी प्रकार कपड़ों का उत्पादन मिल में होता है। कुत्ता का घर कुत्ता घर है, इसी प्रकार चूहा का बिल में रहता है। मुर्गी का बच्चा चूजा कहलाता है, उसी प्रकार गाय का बच्चा बछड़ा होता है। अंधकार लैंप से दूर होता है, उसी प्रकार पानी से प्यास बुझती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंडरी मेमोरी, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर। आपको पता है वेब ब्राउजर क्या होता है? यह क्रोम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यह डॉस होता है। और सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क होती है। सॉफ्टवेयर MS वर्ड होता है। तो आप देख सकते हैं ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेब ब्राउजर, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए।
सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एल्गोरिदम और डाटा। तो समस्या निवारण की सोपानिक पद्धति, मूल तथ्य एवं आंकड़े, हार्ड डिस्क, लाइनक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। इसके पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, लाइनक्स होता है, और हार्डवेयर हार्ड डिस्क होता है, एल्गोरिदम समस्या निवारण की सोपानिक पद्धति है, डाटा मूल तथ्य एवं आंकड़े होते हैं। हार्डवेयर हार्ड डिस्क यह है समस्या निवारण की सोपानिक पद्धति, और डाटा मूल तथ्य एवं मूल आंकड़े होते हैं, और सॉफ्टवेयर लाइनक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉयस्टिक किस प्रकार की युक्ति है, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोई यंत्र जो अनुदेशों को कंप्यूटर प्रणाली में प्रेषित करने की क्षमता रखता हो, इनपुट डिवाइस कहलाता है। उदाहरण कीबोर्ड, स्कैनर, वेबकैम, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन आदि। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड, iOS, लाइनक्स, MS वर्ड। यह MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अभी हमने यहाँ भी पढ़ा था MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे MS वर्ड, नोटपैड, मीडिया प्लेयर इत्यादि। सूचना है अव्यवस्थित प्रदत्त, संसाधित प्रदत्त, व्यतिरिक्त प्रदत्त, हमेशा क्रमिक प्रदत्त। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संसाधित प्रदत्त, जानकारी या सूचना संसाधित प्रदत्त है जो उसे पढ़ रहे व्यक्ति या कंप्यूटर के लिए सूचनाप्रद हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलीय वातावरण में कार्बन के निम्नलिखित भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए सही क्रम का अनुक्रम चिन्हित कीजिए। पौधे, 5 फीट, मृदा के कार्बनिक पदार्थ, जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन देखिए ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पहले होता है 5 या फीट, इसके बाद आता है प्लांट, फिर मृदा के कार्बनिक पदार्थ, इसके बाद होता है जीवाश्म ईंधन। 2, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्थलीय वातावरण में दिए गए कार्बन के भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम है पीट, पौधे, मृदा के कार्बनिक पदार्थ और जीवाश्म ईंधन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए, अभिकथन ए और तर्क आर। अभिकथन ए, झीलें नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त हैं। तर्क, झीलों में जल प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है। ऑप्शन देखिए, कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर रहेगा ए सही है परंतु आर सही नहीं है, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। देखिए, यह कथन है कि झीलें नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त है, गलत है। नदी तथा झीलें दोनों ही एक समान रूप से मानव जनित प्रदूषण से दूषित हो सकती हैं।
सहस्त्राब्दी मिलेनियम विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत 1990 और 2015 के मध्य मृत्यु दर कितना कम करना अपेक्षित था? 50%, 75%, 66%, 40%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 75%। सहस्त्राब्दी मिलेनियम विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत 1990 से 2015 के मध्य मृत्यु दर को 3/4 यानी 75% कम करना अपेक्षित था। नव तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वर्गीकरण के अनुसार लघु जल शक्ति संयंत्र की क्षमता की सीमा है 1 to 25 मेगावाट, 100 से 1000 मेगा किलोवाट, 1 से 50 मेगावाट, 1 से 100 किलोवाट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 1 से 25 मेगावाट। नव तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण वर्गीकरण के अनुसार लघु जल शक्ति संयंत्र की क्षमता की सीमा 1 से 25 मेगावाट है। वहीं 25 मेगावाट की क्षमता के ऊपर संयंत्र बृहद संयंत्र कहलाते हैं, जो शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित में से किस समिति आयोग की अनुशंसा का परिणाम था? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राममूर्ति पुनरीक्षण समिति और नेक्स्ट है राधाकृष्णन आयोग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कोठारी आयोग। शिक्षा में भारत की पहली राष्ट्रीय नीति 1968 शिक्षा आयोग 1964 से 66 जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है अनुशंसाओं का परिणाम था। MHRD की योजना NEAT का लक्ष्य है उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम, मेडिकल प्रवेश परीक्षा को सरल बनाना, वित्तीय संसाधन प्रबंधन, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ परिसरों का संस्थापन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर मानव विकास संस्थान मंत्रालय की योजना NEAT नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी का लक्ष्य उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय किस राज्य में है? मणिपुर, हरियाणा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर मणिपुर। भारत का फर्स्ट राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में है। यह राजधानी इम्फाल में स्थित है। 16 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समितियों आयोगों में से किसने अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा की कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र करने के लिए विज्ञान, शिक्षा एवं शोध को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए? आचार्य नरेंद्र देव समिति, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कोठारी आयोग। कोठारी आयोग अथवा शिक्षा आयोग 1964-66 ने अपने प्रतिवेदन अनुशंसा की एक राष्ट्रीय व्यवस्था को तीव्र करने के लिए विज्ञान, शिक्षा एवं शोध को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और तर्क आर। अभिकथन ए देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का सार्वभौमिक उत्सर्जन वर्ष 2016 के दौरान स्थिर था। नेक्स्ट, 2014-16 के दौरान ऊर्जा दक्षता सुधार उपाय और निम्न कार्बन तकनीकियां मजबूती से परिनियोजित हुई। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है।
ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर नॉट लिखा है और यहाँ नॉट नहीं लिखने को भूल गया है। आप इंग्लिश वाला देखकर समझ लीजिए। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोनों ही क्वेश्चन सही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सार्वभौमिक उत्सर्जन वर्ष 2014-16 के दौरान स्थिर था। यह स्वागत योग्य परिणाम 2014-16 के दौरान ऊर्जा दक्षता सुधार उपायों और निम्न कार्बन तकनीकियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त हुआ। सार्वभौमिक कार्बन उत्सर्जन में होने वाली यह कमी चीन तथा OECD देशों में ऊर्जा उपयोग के बदले पैटर्न का भी परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रीडेटरी जर्नल वह है जिसका प्रकाशक अब मानक अथवा बिना पीयर रिव्यू के शुल्क के लिए प्रकाशित करता है। समान अनुशासित क्षेत्र की पत्रिकाओं के प्रकाशकों को उपार्जित कर लिया है। बिना शुल्क के किंतु समुचित पुनरीक्षण के साथ प्रकाशित करता है। समुचित पुनरीक्षण और संपादन के साथ प्रकाशक हेतु पांडुलिपि की स्वीकार्यता के बाद प्रकाशक हेतु शुल्क के लिए आग्रह करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रीडेटरी जर्नल वह है जिसका प्रकाशक अमानक अथवा बिना पीयर रिव्यू के शुल्क के लिए प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 से 50। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शैक्षिक परिचर्चाओं में मुहावरेदार पदों एवं नारी का औपचारिक अनुप्रयोग इस बात के बारे में यह संदेह पैदा करता है कि चिंतन एवं कार्य में दुर्बल संबंध है। जैसे जैसे आम प्रचलित शब्दों में अभिवृद्धि होती है तथा बातचीत में एक आदर्शवादी गुरु देखने को मिलता है, एक सजग श्रोता यह आश्चर्य करने लग सकता है कि इन शब्दों के बारे में जो सतही प्रचलन प्राप्त है, क्या वे यह बता पाते हैं कि कक्षागत परिवेश की वास्तविकता क्या है। आज के युग एवं काल में शिक्षा में लोकतंत्र सृजनशील एवं नवाचार के विरुद्ध जाना कठिन है। तथापि ये आकर्षक पद शिक्षण व्यवहार में आप आम रूप से प्रचलित क्रियाओं के कितने सही परिसूचक हैं। निसंदेह ये दोनों प्राय संबंधित नहीं है। एक ऐसी वास्तविकता जिसके बारे में शिक्षा शास्त्री प्राय शिकायती मुद्रा में होते हैं तथा सिद्धांत व्यवहार में स्पष्टता परिलक्षित पृथकत्व देखने को मिलता है। जो शिक्षक कहते हैं अथवा उनके नेता जो कहते हैं तथा वो जो करते हैं, इसमें पाई जाने वाली विसंगति कई रूपों में अभिव्यक्त होती है तथा कई महत्वपूर्ण परिणामों की ओर ले जाती है। कतिपय लोगों के लिए यह आदर्शवादी प्रतिपत्तियां हैं एवं अभिनय तथा क्रांतिकारी व्यवहारों के समर्थकों के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले की आधारशिला विकसित कर देती है। पूर्व में अनुभूत मोहंगम से जनित यह निराशावादिता अधिकतर नए शिक्षकों पर अपनी पकड़ बना लेती है जब वे इस बात को महसूस करने लगते हैं कि व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि में प्राप्त अनुभव एवं उम्मीदों की गुणवत्ता यथार्थ से परे है। पाठ्यपुस्तक एवं महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में वर्णित एवं अनुभूत शिक्षण दो विपरीत पहलू बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप शिक्षा शास्त्र के अनुदेशन एवं अन्य बाहरी लोगों के अभ्यासकर्ताओं द्वारा संदेश की दृष्टि से देखा जाने लग जाता है। सहयोगी शिक्षक द्वारा दिए गए प्रमाण भी संदेह के घेरे में देखे जाते हैं। यह कक्षा में एसी कूलर एसी ऐसा सुनने वालों के अनुभव के साथ बेमेल
पाए जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, शैक्षणिक चर्चाओं में आम प्रचलित मुहावरों के प्रयोग की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से क्या उद्घाटित करने की हो रही है? विचार और कार्य के बीच संबंध, कक्षागत परिवेश में कही जा रही बात और किए जा रहे कार्य के बीच अंतर, नारों का नैतिक महत्व, वार्ताओं में आदर्शवादिता का पुट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शैक्षणिक चर्चाओं में आम प्रचलित मुहावरों का प्रयोग की प्रवृत्ति कक्षागत परिवेशों में कही जा सकती है। और किए जा रहे कार्य के बीच का अंतर उद्घाटित करने की हो रही है। शैक्षिक परिचर्चाओं में मुहावरेदार पदों एवं नारा का औपचारिक अनुप्रयोग चिंतन एवं कार्य दुर्बल संबंध का संदेह पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवादी अवधारणाएं शिक्षा में नित्य व्यवहार से किस प्रकार जुड़ी हैं? ये सिद्धांत और व्यवहार को आपस में जोड़ती हैं। एक कक्षागत शिक्षण को नॉन-मेसी बनाती हैं। शिक्षा व्यवसाय को काफी लाभकारी बनाती हैं। अमानक अथवा बिना पीयर रिव्यू के शुल्क के लिए प्रकाशित करता है। समान अनुशासित क्षेत्र की पत्रिकाओं के प्रकाशकों को उपार्जित कर लिया है। आगे देखिए, ये सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर की पहचान करवाती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आदर्शवादी अवधारणाएं शिक्षा में नित्य व्यवहार से सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर का पहचान करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण व्यवहार में परिलक्षित कथनी और करनी के बीच सामंजस्य की कमी का क्या परिणाम होता है? क्रांतिकारी व्यवहारों का विरोध, बारंबार शिकायत की बुनियाद पड़ती है, शिक्षकों में मुहंगम की स्थिति पैदा होती है और आदर्शवादियों की भत्सरना को समर्थन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शिक्षण व्यवहार में परिलक्षित कथनी और करनी के बीच शिक्षण व्यवहार में परिलक्षित कथनी और करनी के बीच सामंजस्य की कमी परिणाम स्वरूप शिक्षकों में मोहभंग की स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए शिक्षक उम्मीदों की अवास्तविक गुणवत्ता की प्रशंसा क्यों करते हैं? शिक्षकों के बीच दोषदर्शी प्रवृत्ति के कारण, सहयोगी शिक्षकों द्वारा दिए गए प्रमाणक के कारण, व्यावसायिक प्रशिक्षण के कारण, शिक्षण में अपने अनुभवों के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। शिक्षकों के दोषदर्शी प्रवृत्ति के कारण नए शिक्षक अवास्तविक गुणवत्ता की प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, गद्यांश में किसका विश्लेषण किया गया है? भाषा और परिचर्या के बीच संबंध, शिक्षण के सिद्धांत और वास्तविक व्यवहार के बीच विच्छेद, शैक्षणिक चर्चाओं में उच्च स्तर के भाषा के प्रयोग की आवश्यकता, शिक्षा में आदर्शवाद का महत्व। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शिक्षण के सिद्धांत और वास्तविक व्यवहार के बीच विच्छेद। प्रस्तुत गद्यांश में शिक्षण के सिद्धांत और वास्तविक व्यवहार के बीच विच्छेद का विश्लेषण किया गया है। यहाँ पर आपका यह क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। आपको यह क्लास कैसी लगी, यह सेशन कैसा लगा,
और आपके समझ में कितने क्वेश्चन आए, आगे आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएं कि ना कराएं, इन सब के बारे में अपने विचार और अपने राय, अपने विचार विमर्श हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।